Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Fundamental Rights, and under this chapter we have discussed all the 6 fundamental rights of the Indian Constitution which are given to the people of the country. And in this regard, at present we were discussing about the National Human Rights Commission, NHRC. National Human Rights Commission. So in this regard, you must remember the most important thing, that what do we understand by human rights. As I told you in the previous class also, human rights are those rights which are considered very much important for the dignity of human life. We cannot live a dignified human life in the absence of human rights. We need some rights in order to live a dignified life of a human being, and these rights are human rights. And most of the fundamental rights which are given in our constitution, actually they are the human rights जो कि हमें एक dignified life के लिए important होते हैं, like right to equality, right to freedom, all these, right against exploitation, all these rights are given to the human being only because they are human being. They need dignity in their life. They cannot live a life of an animal. Even today so we have started talking about animal rights also, है ना. We have discussed about it in the chapter rights in your second book कि अब तो हम एनिमल्स राइट्स की भी बात करते हैं, तो फिर ह्यूमन राइट्स की तो बात मतलब काफ़ी नेचुरल है कि हमें ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए, और यही ह्यूमन राइट्स ही हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट के फॉर्म में हमें दिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है. एंड इन दिस रिगार्ड वी हैव सीन दैट इन द ईयर 1993 the government has set up this नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. अब ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिसको कि हम CJI कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. देन इसके अलावे जो सुप्रीम कोर्ट के अदर जज भी इसके मेंबर होते हैं. देन किसी भी एक हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं, और कोई भी 2 मेंबर जो कि जिनको कि लीगल मैटर्स में, ह्यूमन राइट्स के मैटर्स में जिनको कि एक्सपीरियंस होता है, वो इसके मेंबर होते हैं. और इसमें जो केसेस आते हैं वो कैसे होते हैं, कमीशन कैन स्टार्ट इंक्वायरी ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव ऑल्सो. अदर देन इट्स ओन इनिशिएटिव, द विक्टिम कैन ऑल्सो फाइल अ पेटिशन for inquiry, or anyone on behalf of the victim can also file petition for inquiry. तो ये 3 है, या तो वो खुद ही इनिशिएटिव लेती है, या विक्टिम के बिहाफ में कोई और इंक्वायरी के लिए पेटिशन डाल सकता है, और ये इंक्वायरी करती है. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिस मामले में जिनमें हमने देखा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इंक्वायरी किया है. लाइक ये जेल्स की भी विजिट करते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो मेंबर्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वी नो जेल्स की कंडीशन, अंडर ट्रायल्स की कंडीशन बहुत ही पुअर है. फिर जो इनमेट्स हैं उनकी कंडीशन को देखती है, और इसके अलावे जहाँ कहीं भी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का मामला आता है, wherever there is a violation of the human rights, then it can conduct inquiry in that matter. And it also promote and undertake research in the field of human rights. ठीक है. एंड वी सी कि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है फ्रॉम 1993, इट इज़ इन एग्जिस्टेंस. एंड हम क्या देखते हैं कि 1993 से अभी तक में मतलब थाउजेंड्स ऑफ केसेस, जो 1000 ऑफ पिटिशंस इसके पास फाइल होते हैं, 1000 ऑफ
कंप्लेंट्स जाते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास एवरी ईयर। अगर हर साल के डेटा को हम ऑब्जर्व करते हैं तो वी फाइंड कि हजारों के नंबर में इनके पास पिटिशन आते हैं। ठीक है, अब इसमें कस्टोडियल डेथ होते हैं, बहुत सारे ये सब प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी की, हमारी सिस्टम की, दीज आर द प्रॉब्लम्स। कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल रेप्स, देन डिसअपियर हो जाते हैं कई बार, कई लोग दे सिंपली डिसअपियर, उनके पीछे कहाँ वो गुम हुए क्या हुए नहीं पता चलता, तो इस तरह के केसेस आते हैं। देन पुलिस के एक्सेसेस होते हैं, पुलिस टॉर्चर करती है, ये मामला जो है ये आते हैं। तो कहीं पर किसी वुमेन के साथ इनडिग्निफाइड बिहेवियर होता है, इंडिग्निटी उस पर इम्पोज की जाती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं वो ह्यूमन राइट कमीशन के पास आते हैं। और जो हमने पीछे के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनमें हमने देखा है कि पंजाब में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी यूथ के डिसअपियरेंस की। तो इसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इंटरवीन किया और इंक्वायरी की। इसी तरह से जो गुजरात में राइट्स हुए 2002 में, गुजरात राइट्स में भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक बहुत ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि जिस तरह से दंगे हुए थे विच आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल वायलेंस, उसमें इन्होंने इंक्वायरी की और इंक्वायरी के बाद अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें कि रिपोर्ट में कई ऐसी चीज़ें थी जिससे ये समझ में आया कि द स्टेट वाज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज राइट्स, और इन चीज़ों को रिपोर्ट में रखा गया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी देखने में आता है जो इनका जो काम करने का जो तरीका है वो ये है कि इनके पास कंप्लेन आएगी, पिटिशन आएगी, देन दे विल इंक्वायर इनटू द मैटर एंड इंक्वायरी के बेसिस पे ये अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट के बेसिस पे ये सजा नहीं दे सकते हैं। दे डोंट हैव द अथॉरिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन, दे कैन नॉट प्रोसिक्यूट, किसी को वो सजा नहीं दे सकते हैं। ये राइट ह्यूमन राइट्स कमीशन को नहीं है, हमारे गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। बट क्या कर सकते हैं, वो रेकमेंड कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट को रेकमेंड कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर मैटर में किस तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है। इन ऑर्डर टू करेक्ट दैट सिचुएशन व्हाट शुड बी डन, दैट इज रिकमेंडेड बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो गवर्नमेंट को रेकमेंड कर सकते हैं, कई मामलों में वो कोर्ट्स को भी रिकमेंड करेंगे कि आप प्रोसीडिंग स्टार्ट करिए, वहां पर इस तरह का सिचुएशन हुआ जिसको हम PIL कहते हैं, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इनके थ्रू भी कोर्ट में जा सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इस तरह से काम करती है। हालांकि एक ये बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कि आपने कहने के लिए तो बहुत बड़ी कमीशन बना दिया ह्यूमन राइट्स कमीशन, बट उसके पास कोई पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन नहीं है। लेकिन इसके पास इट्स नॉट टूथलेस, बिकॉज इसके रिकमेंडेशन का वेट बहुत होता है। अगर ये रिकमेंड कर रही है कि गवर्नमेंट इनएक्टिव रही है, गवर्नमेंट इज नीड टू टेक एक्शन, तो उसका इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंस इसकी हम कह सकते हैं। एंड नाउ वी कम टू द अनदर टॉपिक एंड दैट इज दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमने अपना फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक नया टॉपिक हमारे सामने है और वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। So now we see what do we mean by this directive principle of state policy. So when our country became independent, at that time we know we were facing a very difficult situation. So many challenges were there in front of the country, in front of the government, in front of the people. And
it was the responsibility of our constitution makers to provide measures to face these challenges, how to tackle these difficulties. And one of the most important aim in front of our constitution makers was to establish an equal and egalitarian society, the society which should be based on the concept of equality. It should be based on the well-being of all the people of the country. So this is such an aim which is very difficult to achieve, because हर किसी के well-being को achieve करना आसान नहीं होता है, because every society, every constitution talks of equality, but what we find in reality is inequality, है ना. ये हम इक्वालिटी की बात करते हैं, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में जो हमें दिखता है, जो हमारी सोसाइटी में, जो हमारे कंट्री में जो नज़र आती है, दैट इज़ इनइक्वालिटी. तो इट इज़ नॉट ईजी to remove inequality. It is not easy to make such a system which is based on the well-being of all the people. And moreover, it is also equally true that the constitution makers cannot make it legally binding कि every government should follow some policies in order to make the society equal. If such policy is to be legally, or we can say if such policy is to be constitutionally followed by the government, then there will not be democracy, isn't it? Democracy का मतलब क्या होता है? Democracy is the government of the people, है ना. तो when the policies are imposed by the constitution, if the policies are imposed by the constitution, then there will be no choice of policies in front of the government, in front of the people, and this will curtail the choice of the people, and actually this will curtail the freedom of the people, and there will not be democracy. तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, हम क्या जो बात समझने की ज़रूरत है वो ये है कि डेमोक्रेसी वॉज इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट डेमोक्रेसी के साथ साथ हमें ये भी जरूरी था कि सबका वेलबींग लेकर चले. जैसे वी हैव रेड इन द सेकेंड बुक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म, है ना. हमने सोशलिज्म मार्क्सिज्म को पढ़ा है. सोशलिज्म और मार्क्सिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो इक्वालिटी पर बेस्ड है. दे फोकस ऑन द इक्वालिटी ऑफ ऑल द पीपल, है ना. एंड इन ऑर्डर टू bring equality, in order to maintain equality in the society, what is done by the Marxist thinkers? They are of the opinion that there should not be institution of private property, है ना. प्राइवेट प्रॉपर्टी के इंस्टीट्यूशन को ही वो एंड कर दिए, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में. एवरी जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट करना है वो सब कुछ प्री डिसाइडेड है, उससे आपका डेविएशन नहीं हो सकता है. तो इस तरह की सोसाइटी में भले ही हम हो सकता है कि इक्वालिटी ले आए, बट दैट सोसाइटी विल लैक फ्रीडम, दैट सोसाइटी विल लैक डेमोक्रेसी. ठीक है. तो अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको क्या करना था, उनको बैलेंस करना था. फ्रीडम भी हो, इक्वालिटी भी हो, डेमोक्रेसी भी हो, सोशलिज्म भी हो. ठीक है. जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी इज अबाउट फ्रीडम, एंड व्हेनेवर वी टॉक ऑफ सोशलिज्म इट्स अबाउट इक्वालिटी. तो ऐसी बात नहीं है कि इक्वालिटी एंड फ्रीडम के बीच में कोई टेंशन है. एक्चुअली तो देखा जाए तो इक्वालिटी एंड फ्रीडम बोथ आर वेरी मच कनेक्टेड टू ईच अदर. बिना एक के दूसरे का एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकता है ना. तो लेकिन इसको रियल प्रैक्टिस में, ये थ्योरी की बातें होती हैं, बट जब हम उसको रियल प्रैक्टिस में लाते हैं तो फिर हमें मुश्किल आती है. मुश्किल ये आती है कि जब हम फ्रीडम पे स्ट्रेस करते हैं तो इक्वालिटी हार्म हो जाता है, और जब हम इक्वालिटी पे स्ट्रेस करते हैं तो फ्रीडम हार्म हो जाता है. तो इसलिए इनके बीच में बैलेंस मेंटेन करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी, और उसका ही एक रास्ता
in order to maintain, in order to bring balance between this democracy and well-being of all the people, what is done that this directive principle of state policy was adopted by the constitution makers. What is this directive principle of state policy? देखो, just pay attention on the words. Directive principles of state policy. State क्या होता है? स्टेट के 4 एलिमेंट होते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, ये बार बार कई बारी आई टोल्ड यू, है ना, ये एकदम दिमाग में हर समय रहना चाहिए. बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ स्टेट. स्टेट से मीन करते हैं वो एसोसिएशन जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं. पहला पॉपुलेशन, दूसरा पॉपुलेशन के बाद टेरिटरी, देन तीसरा गवर्नमेंट और चौथा सॉवरेनिटी. जहां पर भी ये चारों चीजें होंगी उसी को हम स्टेट कहेंगे. और इस कारण से क्या होता है, स्टेट जो है वो हम यूपी को भी एक स्टेट कहते हैं. एज अ लेमैन वी से इट स्टेट. हमारे जो प्रोविंसेस हैं, जो यूनिट्स हैं, उनका नाम स्टेट है. बट एक्चुअली इन द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस उत्तर प्रदेश इज नॉट अ स्टेट. इंडिया इज अ स्टेट. जिसको हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कंट्री कहते हैं, उसको पॉलिटिकल साइंस में स्टेट कहते हैं. ठीक है, तो इंडिया इज अ स्टेट, नॉट यूपी और बिहार और तमिलनाडु और महाराष्ट्र. दे आर नॉट स्टेट्स. ठीक है, क्योंकि स्टेट में 4 एलिमेंट चाहिए. 4 में से 3 एलिमेंट सब में है. पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है. बट दिस गवर्नमेंट इज नॉट सॉवरेन. अगर हम यूपी की गवर्नमेंट को देखें तो यूपी की गवर्नमेंट क्या सॉवरेन है? नहीं है. क्योंकि सॉवरेन का मतलब क्या होता है? अल्टीमेट पावरफुल. उसके ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, तब हम उसको सॉवरेन कहेंगे. तो यूपी की गवर्नमेंट तो अल्टीमेट पावरफुल नहीं है. उसके ऊपर दूसरी भी अथॉरिटी है. कौन सी अथॉरिटी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है ना. इसी तरह से अदर स्टेट्स को भी हम वही देखेंगे. तो दे आर कॉल्ड स्टेट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, बट इन पॉलिटिकल साइंस दे आर नॉट स्टेट्स. स्टेट इज इंडिया. ठीक है, क्योंकि इंडिया की जो गवर्नमेंट है दैट इज सॉवरेन गवर्नमेंट, दैट इज अल्टीमेटली पावरफुल. नो वन इज देयर टू गिव इंस्ट्रक्शन और गिव ऑर्डर्स टू दिस गवर्नमेंट, है ना. वो गवर्नमेंट सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है. एंड ये स्टेट है. ठीक है, तो यहाँ पर हम जिस स्टेट की बात कर रहे हैं वो कंट्री है. ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. स्टेट जो पॉलिसी अडॉप्ट करेगी, होती है ना, जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती है, वो बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है ना. इन ऑर्डर टू रन द गवर्नमेंट, इन ऑर्डर टू रन द कंट्री, दे फॉर्मुलेट सो मेनी पॉलिसीज. लाइक इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है, एजुकेशन पॉलिसी बनती है, हेल्थ पॉलिसी बनती है. किसी भी तरह की गवर्नमेंट अपने हिसाब से कोई भी पॉलिसी बना सकती है. पॉलिसी बना करके ही वो फिर उस पॉलिसी को बनाती है, फॉर्मुलेट करती है पहले, देन उसको इम्प्लीमेंट करती है ना. तो जो पॉलिसी स्टेट बना रही है उसको बनाने के लिए स्टेट को कुछ डायरेक्शन दिया गया है. डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमें किस तरफ जाना है. इन ऑर्डर बाय अडॉप्टिंग द पॉलिसीज, वेयर आर वी सपोज टू रीच. हमें कहाँ पहुंचना है. जैसे पॉलिसी हम अडॉप्ट करेंगे वैसे ही जगह पे हम पहुंचेंगे. अगर हम ऐसे पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं जिसमें कि इक्वालिटी और वेलबींग को प्रमोट किया जा रहा है, तो हमारा डेस्टिनेशन हो जाएगा एक इगैलिटेरियन सोसाइटी. तो डायरेक्शन मिल रहा है हमें कुछ प्रिंसिपल्स के थ्रू. जो स्टेट है, जो सरकार है, जो राज्य है, उसको डायरेक्शन दिया जा रहा है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो अपने पॉलिसी कैसे पॉलिसी बनाए. ठीक है, डायरेक्शन है ये. प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स का डायरेक्शन दिया जा रहा है ताकि उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आप अपने पॉलिसीज बनाइए. ठीक है, और जब आप उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए पॉलिसी बनाएंगे तो आपका एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे ही आप पहुंचेंगे. ठीक है, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो हैं वो स्टेट को पॉलिसी बनाने के लिए एक तरह का डायरेक्शन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से. ठीक है,
अब इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट जस्टिसेबल, दे आर नॉन non-justiciable. What does it mean? It means कि आप अगर suppose the state is not following the principles given in the constitution when it is formulating the policies, ठीक है, जब स्टेट अपने पॉलिसीज को बना रही है तो उन पॉलिसीज को बनाने में वो उन प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो क्या करें हम? वी आर द पीपल, वी आर सीइंग दैट द गवर्नमेंट इज नॉट फॉलोइंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स व्हेन इट इज फॉर्मुलेटिंग इट्स पॉलिसीज, तो क्या हम कोर्ट में जा सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही है? तो क्या हम कोर्ट की शरण ले सकते हैं? नो, इट्स अ नॉन जस्टिसेबल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। These are only guidelines, गाइड दिया गया है, आपको गाइड किया जा रहा है, स्टेट को, सरकार को गाइड किया जा रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। These are not legally enforceable। आप जैसे हमने क्या देखा, in case of fundamental rights we have seen that if the government is making any such law or the government has adopted any such policy by which there is violation of fundamental right is happening, then in that situation we can move to the court using article 32, we can go to the Supreme Court, and using article 226 we can go to the High Court. But in case of these directive principles of state policy, we cannot go to the courts on this ground that the state is not following the directive principles of state policy. It was done deliberately by the constitution makers. वो चाहते थे कि कुछ हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बना दें, डायरेक्शन के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हम दे दें, कुछ गाइडलाइंस उनको हम दे दें कि आपको ऐसा करना चाहिए, you should formulate policies keeping in mind these principles, ठीक है, ये कह दिया गया था। लेकिन अब इसमें हमको ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ मॉरली बाउंडिंग है, इट इज ओनली मॉरली बाउंडिंग ऑन द स्टेट टू फॉलो दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। वो लीगली बाइंडिंग उस पर नहीं है कि उसको उसके हिसाब से ही काम करना है। इतनी लिबर्टी दी गई है गवर्नमेंट को। अगर ये लिबर्टी नहीं दी जाती गवर्नमेंट को कि वो एकदम लीगली, अगर सपोज ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर लीगली इन्फोर्सेबल बना दिए जाती तो क्या होता? तो हमारी डेमोक्रेसी अंडरमाइन हो जाती। तो डेमोक्रेसी को भी अंडरमाइन नहीं करना था और वेलबींग ऑफ द पीपल को भी एंश्योर करना था। तो ये इसी का ये रास्ता है। By following these directive principles of state policy, what is happening that the state is going in the direction of well-being of all the people, but the path is democratic. जिस मोमेंट इसको लीगली इन्फोर्सेबल कर दिया जाएगा ना, उसी मोमेंट हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। यही होता है जो कम्युनिस्ट कंट्रीज होते हैं, जो सोशलिस्ट कंट्रीज होते हैं, उसमें यही होता है। पॉलिसीज आर प्री डिटरमाइंड, देयर कैन नॉट बी एनी चेंज। You cannot, the political parties cannot present before the people any option. तो वो अगर कर दिए तो फिर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। तो ये तरीका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अपनाया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स दे वर वेरी मच एश्योर्ड दैट द गवर्नमेंट विल फॉलो these directive principles. There will be moral kind of pressure on the government to follow these principles. और जब वो morally bound होकर के इसको करेगी तो उससे हमारा डेमोक्रेसी भी नहीं अंडरमाइन होगा और well-being of all the people will be ensured। ठीक है, तो ये है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हम देखते हैं कि हमारी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या है, इसका कंटेंट क्या है, इसके अंदर क्या है।
इसके कंटेंट में हम क्या देखेंगे कि इसमें इसको हम ब्रॉडली 3 पार्ट में वी कैन डिवाइड इट इन 3 पार्ट्स। जैसे फर्स्ट पार्ट जो है उसमें गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताया गया है कि एक सोसाइटी का गोल क्या होना चाहिए, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, कहाँ उसको पहुंचना है ना। तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अडॉप्टेड बाय द सोसाइटी, है ना। नेक्स्ट जो इसमें हम देखेंगे वो इसमें कुछ राइट्स भी दिए गए हैं इंडिविजुअल्स को, ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट्स के अलावे कुछ राइट्स हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स तो वो राइट्स हैं जिनको हम कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं, बट इसमें जो राइट्स दिए गए हैं वी कैन नॉट क्लेम दोज राइट्स इन द कोर्ट, बट इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टेट that it will give these rights to the citizens of the country. Okay, and then third is certain policies जो कि गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने चाहिए। कुछ ऐसे पॉलिसीज इसमें बताए गए हैं जिसको कि गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए। तो पहले हम कैटेगराइजेशन समझ लिया हमने उसको, आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन, देन उसके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इस तरह के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। सो द फर्स्ट इज goals and objectives of the society. Okay, rights of individual, these rights are apart from those fundamental rights. Okay, then the policies of the government. ओके, तो ये जो हमारे तीन तरह के राइट्स की तीन तरह के ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। अब अगर हम एक एग्जांपल लेकर इसको डिस्कस करेंगे तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डज इट मीन। जब हम पहला कह रहे हैं कि इसमें गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोसाइटी दिया गया है, तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे कि जो हमारी सोसाइटी है उसका गोल है वेलफेयर ऑफ द पीपल, to ensure social, economic and political justice to the people. These are the goals, है ना, ये goals हैं। ये अगर हम देखें तो these are mentioned in our preamble also, कि social, economic and political justice की बात preamble में भी की गई है, ठीक है। देन एक और गोल है जिसका कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हमको मेंशन मिलता है, these are given in the directive principles of state policy, raising the standards of living, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करना, बढ़ाना, ठीक है। देन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है सोसाइटी का कि सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनइक्विटेबल नहीं हो बल्कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ वी नो वी हैव अ वेरी हाईली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज इन आवर कंट्री। जैसे अगर विलेजेस में हम देखते हैं तो कुछ ऐसे जमींदार हैं जिनको अब तो काफ़ी इम्प्रूव कर गया है सिचुएशन। अगर उस समय की सिचुएशन को देखें जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो हम देखते हैं कि कुछ जमींदार हैं जिनके पास पूरे के पूरी गांव की ज़मीन उनकी है, दे आर द ओनर ऑफ द होल विलेज एंड देयर आर मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर लैंडलेस लेबरर्स। तो ये कंडीशन जो है ये क्या है? ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, ये नहीं होना चाहिए,
ठीक है। तो ये भी एक हमारा गोल्स में आता है कि किस तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट किया जाए। देन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, किस तरह से इंटरनेशनल पीस को प्रमोट किया जाए। इस तरह की पॉलिसीज आप अडॉप्ट करिए ताकि इंटरनेशनल पीस मेंटेन किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। सो ये इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोसाइटी से रिलेटेड है। बाकी की जो सेकेंड और थर्ड कैटेगरी में जिसको में हमने डिवाइड किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, वी विल डिस्कस दीज इन द नेक्स्ट क्लास।